हाँ बेटा, हम कॉस्ट की बात कर रहे थे, लागत की। उसमें हमने औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध बताया था। रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को बताया था। अब उससे आगे बढ़ेंगे। अगर सपोज करो हमें लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट बनाना है, दीर्घकालीन औसत लागत बनानी। अभी तक हम शॉर्ट रन की बात कर रहे थे, अब हमें लॉन्ग रन का बनाना है, लंबे समय का औसत लागत। तो कैसे बनेगा, इसी को हम समझाएंगे। लॉन्ग रन का बनाएंगे, दीर्घकाल का। देखो बेटा, देखो बेटा, ये चित्र द्वारा समझाएंगे कि लॉन्ग रन का कैसे बनेगा, दीर्घ काल का कैसे बनेगा। ये हमारा ओ वाई एक्स है, ओ वाई एक्सेस है, ये ओ एक्स एक्सेस है। यहाँ हम कॉस्ट ले रहे हैं, लागत। क्या ले रहे हैं, कॉस्ट। और यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रोडक्शन, उत्पादन। क्या ले रहे हैं, उत्पादन। ठीक है। अब देखो, हमारा एवरेज कॉस्ट जिसको एसी कहते हैं, क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट। और ये पहला एवरेज कॉस्ट है, 1 नंबर का। कई एवरेज कॉस्ट है 1 नंबर का। ठीक इसी तरह एक दूसरा एवरेज कॉस्ट है AC 2 नंबर का। कितने नंबर का, AC 2 नंबर का। ठीक है। और इसी तरह एक एवरेज कॉस्ट है AC 3 नंबर का। क्योंकि लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो कई एवरेज कॉस्ट हो सकते हैं। ठीक बेटा। AC 3 का, 1 मिनट बेटा, सही कर लें इसको। AC 2 का जो आएगा ऐसे आएगा, और AC 3 का जो आएगा ऐसे आएगा। ठीक है। ये 3 एवरेज कॉस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ON, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन ON कर रहे हैं, इससे हम ऊपर की तरफ बढ़े तो AC 1, जो हमारा एवरेज कॉस्ट पहला है 1 है, उसके अकॉर्डिंग हमारी लागत आ रही है KN। कितनी आ रही है, यही तो कॉस्ट आ रही है। जब AC 1 के न्यूनतम पॉइंट को छू रहे हैं, मिनिमम पॉइंट को, कम से कम कॉस्ट है इसीलिए मिनिमम को छू रहे हैं, तो कॉस्ट आ रही है KN। अब अगर हम इसी के बिंदु से ऊपर की ओर चले तो हमारा ये टच कर रहा है AC 2 को। किसको टच कर रहा है, एवरेज कॉस्ट 2 को। तो अगर हमें प्रोडक्शन करना है ON, तो किसमें कॉस्ट कम है, AC 1 में कि AC? देखो, AC 1 में कम कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट 1 में। तो हम पहला प्रोडक्शन के पॉइंट पे करेंगे। किस पॉइंट पे करेंगे, के पॉइंट पे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रोडक्शन, सपोज करो
ON1 कर दें। कितना कर दें? ठीक, ON1 कर दें तो AC2 में कास्ट आ रही है BN1। कितनी आ रही है? और अगर इसी को हम AC1 में करें तो कास्ट है EN1। ये AC1 है ना बेटा? AC1 में ज्यादा कास्ट आ रही है, AC2 में कम आ रही है। पहले क्या था? AC1 में कम आ रही थी, AC2 में। यहां क्या है? AC2 में कम है, AC1 में ज्यादा है। तो हम मिनिमम कॉस्ट लेंगे जहां कम से कम कॉस्ट है। तो अगर इस दो बिंदुओं में लें, ई और के में, तो कौन सा बिंदु हम लेंगे? है? हाँ, AC1 लेंगे, शाबाश। यानी के बिंदु लेंगे। कौन सा बिंदु लेंगे? अगर हम इधर आ जाए ई और बी ए, तो कौन सा बिंदु लेंगे? बी लेंगे। बी मिनिमम को बता रहा है और बी जो है AC2 में मिनिमम बता रहा है, AC1 में ज्यादा बता रहा है। तो इधर के लेंगे, इधर बी लेंगे। इसी तरह आगे चले हम। सपोज करो यहां पे आ गए ON3 प्रोडक्शन में, उत्पादन कितना आ गया? ON3। अब यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु हैं। एक बिंदु AC3 का है, एक बिंदु AC2 का। AC3 का बिंदु है C और AC2 का है E2। इसमें कौन सा बिंदु लेंगे? C लेंगे। C बिंदु AC3 पे है कि AC2 पे है? शाबाश। तो इस तरह हमारे न्यूनतम बिंदु क्या हो गए? के बी सी। मिनिमम पॉइंट क्या हो गए? कोई दिक्कत? ये शॉर्ट रन के हैं, AC1, AC2, AC3। क्योंकि शॉर्ट रन के हैं तो अल्पकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर इसको हम अलग करना चाहें, अलग दिखाना चाहें, शॉर्ट रन का दिखाना चाहें, तो ऐसे वर्ड आगे बढ़ा दें। SAC1, SAC2, SAC3, मतलब शॉर्ट रन के हैं। क्या है? अब हमें लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट बनाना है। किसका बनाना है? लंबे समय। लंबे समय में तमाम एवरेज कॉस्ट होंगे छोटे छोटे, उनके मिनिमम पॉइंट को ले लें जहां कॉस्ट मिनिमम है और उनको मिला दें। उनको क्या कर दें? ये के से मिलाए बी को और बी से मिलाए सी को। तो ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया, दीर्घकालीन औसत लागत होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है दीर्घकालीन औसत लागत कैसे बनेगी, कैसे व्युत्पन्न होती है, ड्राइव होती है? तो यही डायग्राम बना के तुम्हें लिख देना है और कुछ नहीं करना है। AC1, AC2, AC3, उसमें कौन से मिनिमम पॉइंट हैं, किस प्रोडक्शन लेवल पे, उसको दिखा के लॉन्ग रन का AC कर ड्राइव कर देना। बना लो बेटा इसमें।
हो गया। अब आता है सब्स्टिट्यूशन इन प्रोडक्शन। सब्स्टिट्यूशन इन प्रोडक्शन या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हमें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन बाद में बता रहे हैं। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन का नियम। लॉ ऑफ ठीक बेटा, प्रतिस्थापन का नियम। ठीक बेटा, लॉ ऑफ सब। हमने इसके पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात बताई थी, उत्पादक संतुलन की। क्या बताई थी? उत्पादक संतुलन, यानी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या बताया था? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताया था कि उत्पादक कहाँ संतुलन में होगा, और प्रोड्यूसर वहां इक्विलिब्रियम में होगा जहां पे उसको अनुकूलतम संयोग मिले, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिले, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिले, अनुकूलतम संयोग। अनुकूलतम संयोग क्या होता है? मान लो उसके पास दो साधन है, एक मजदूर और एक पूंजी, एक लेबर और कैपिटल। तो कितना वो लेबर लगाए और कितना वो कैपिटल लगाए कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो, उसकी लागत कम से कम, उसको अनुकूलतम संयोग बोलते हैं। कितना मजदूर लगाए और कितनी पूंजी लगाए, इसको हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलतम संयोग। और जहां अनुकूलतम संयोग होगा तभी उत्पादक संतुलन होगा। अब हम बात करते हैं उत्पादक का संतुलन कहां पे होता है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहां पे होता है। देखो, उत्पादक का संतुलन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक बेटा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जब दो साधन हैं, एक श्रम और एक पूंजी। श्रम को हम मान लेते हैं एक्स, लेबर को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, लेबर को मान लेते हैं एक्स और पूंजी को मान लेते हैं वाई, कैपिटल को वाई मान लेते हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उत्पादक संतुलन वहां पे होता है जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब सीमांत उत्पादकता, एक्स साधन, एक्स साधन का मतलब मजदूर, मजदूर की सीमांत उत्पादकता कितनी है उसको भाग देंगे मजदूर की कीमत से, यानी मजदूरी से, जितनी मजदूरी उसको दे रहे हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वाई
मतलब पूंजी की सीमांत उत्पादकता बटे पूंजी की कीमत, पूंजी का मूल्य, तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, तभी हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो यही ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। क्या है? अनुकूलतम संयोग है। लेकिन अगर ये बिगड़ जाए, क्या हो जाए? डिसबैलेंस हो जाए। सपोज करो क्या हो जाए, एम पी एक्स अपॉन पी एक्स ज्यादा हो जाए, इसको मोर देन बोलते हैं, ज्यादा हो जाए एम पी वाई अपॉन पी वाई से। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता बटे श्रमिक की कीमत ज्यादा हो जाए पूंजी की सीमांत उत्पादकता बटे पूंजी की कीमत। तो क्या करेंगे? तो ये अपने आप एडजस्ट होगा, अपने आप एडजस्ट होगा। हम एक को बढ़ाएंगे, एक को घटाएंगे, वन फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, सेकंड को डिक्रीज। अब एक एग्जांपल ले लो, उदाहरण ले लो। सपोज करो साधन है, फैक्टर है, एक एक्स है यानी लेबर, एक एक्स है लेबर और एक वाई है कैपिटल। ठीक बेटा। अब हम क्या बताते हैं, इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, सीमांत उत्पादकता कितनी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल एक्स साधन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम कुंटल में नहीं ले रहे, न किलो में ले रहे हैं, उसकी प्राइस में ले रहे हैं, कितना का प्रोडक्शन कर रहा है, कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट, कितने रुपए का प्रोडक्शन कर रहा है, रुपए में ले रहे हैं, किलो में नहीं ले रहे, किलोग्राम कुंटल में नहीं ले रहे। हमने माना एक्स लेबर 100 रुपीज का प्रोडक्शन कर रहा है, कितना कर रहा है, और वाई लेबर जो प्रोडक्शन कर रहा है 30 रुपीज का। कितने रुपए का? जो लेबर कर रहा है 100 रुपीज का और कैपिटल कर रहा है 30 रुपए। अब उनको जो प्राइस दी जा रही है, कीमत, यानी लेबर को मजदूरी और कैपिटलिस्ट को ब्याज, इंटरेस्ट, वही तो उनको प्राइस दी जा रही है। अब लेबर को हम दे रहे हैं 80 रुपए, प्राइस कितनी दे रहे हैं, मूल्य कितना दे रहे हैं, 80 रुपए, और इसको दे रहे हैं कैपिटल को 50, कितना दे रहे हैं? ठीक। अब अगर इसको हम देखें तो हमारा क्या होता है, इनका रेशियो क्या बनता है, अनुपात क्या बनता है। एक्स का रेशियो क्या बनेगा, लेबर का कितना उत्पादन कर रहा है, 100 का, और कितनी कीमत दी जा रही है, 80। कैपिटल कितने का प्रोडक्शन कर रहा है, कैपिटल कर रहा है 30 का, और उसको प्राइस कितनी दी जा रही है, 50। लेबर कर रहा है 100 का, प्राइस दी जा रही है 80, और कैपिटल कर रहा है 30 का प्रोडक्शन और प्राइस दी जा रही है 50। अब कहने का मतलब है किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, 80 से 100 में भाग दे दो, 80 से 100 में, देखो 100 में 80 से भाग दे दो, तो हो जाएगा, 1 मिनट बेटा,
80 गुना 160 40 1.25 क्या हो जाएगा? ये हो गया एक्स का। इसका हो गया। वाई का कितना हो गया? 30 में 50 से भाग दे दो। 30 में 50 से 0.6 आएगा। कितना आएगा? वाई का आ गया 0.6। अब वर्तिका बताओ, एक्स ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है कि वाई ज्यादा दे रहा है? एक्स ज्यादा है। एक्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी प्राइस रेशियो से ज्यादा है। उसकी सीमांत उत्पादकता और कीमत का अनुपात से जो प्रोडक्टिविटी आ रही है, उत्पादन आ रही है, वो ज्यादा है कैपिटल से। तो हम क्या करेंगे? लेबर लगाएंगे कि कैपिटल लगाएंगे? लेबर, क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो हम एक्स को बढ़ाते जाएंगे। एक्स को क्या करेंगे? लेबर बढ़ाते जाएंगे। लेबर हम और कैपिटल को कम करते जाएंगे। यही तो करेंगे, जिससे कि दोनों बराबर हो जाए, जिससे कि दोनों और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिल जाए, अनुकूलतम संयोग मिल जाए। अब होता क्या है, इतना नोट कर लो बेटा। अब चूंकि यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता पे आधारित है। किस पे बेस्ड है? परफेक्ट कंपटीशन पे। किस पे बेस्ड है? परफेक्ट कंपटीशन में। पूर्ण प्रतियोगिता पे आधारित है, मतलब बहुत से लेबर को लेने वाले हैं और बहुत से लेबर काम करने को तैयार। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब बहुत ज्यादा होना, काम करने वाले भी ज्यादा तैयार हैं और उनको उठाने वाले भी ज्यादा हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन पर बेस है, पूर्ण प्रतियोगिता पे आधारित है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? जैसे जैसे लेबर को बढ़ाएंगे, लेबर मतलब श्रमिक को बढ़ाएंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, टोटल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, कुल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन सीमांत उत्पादन घटेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटेगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटेगी, सीमांत उत्पादन घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जैसे जैसे एक लेबर हम बढ़ाएंगे, तो पहले पूंजी ज्यादा है, कैपिटल मशीन ज्यादा है। मान लो 10 मशीन थी, ठीक है, अब मशीन उतनी ही है और लेबर हमने, तो पहले 10 लेबर पर एक मशीन थी, अब 2 लेबर पे एक मशीन हो गई, 2 लेबर पे एक मशीन। तो इस 2 लेबर पे पहले मतलब
10 मशीन थी एक लेबर पे, अब 10 मशीन हो गई 2 लेबर पे। तो कहने का मतलब है उसी 10 मशीन में काम करेंगे 2 लेबर, लेबर बढ़ गए तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घट गई, उनका सीमांत उत्पादकता घट गई, क्योंकि मशीन कम पड़ने लगी। मशीन क्या होने लगी? कम पड़ने लगी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटेगी। जैसे जैसे लेबर बढ़ाएंगे उसकी सीमांत उत्पादकता, मान लो घटती कैसे है, पहले 100 थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एग्जाम्पल में कितनी थी? 100 थी, फिर घट के 90 हो गई और फिर घट के 80 हो गई, घटती चली। जैसे लेबर बढ़ाएंगे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटेगी। अब हमने मान लिया वो घट के 80 तक आ गई। कितनी तक आ गई? टेबल वही बनाते हैं, इधर हम एक्स साधन रख देते हैं लेबर, और ये उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सीमांत उत्पादकता, और कीमत उतनी ही दे रहे हैं, प्राइस हम उतनी ही, कीमत मार्केट में वही चल रही है। पहले भी हम 80 रुपए दे रहे थे, अब भी 80 दे रहे हैं। प्राइस कितनी दे रहे हैं? कीमत 80, और उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 100 से कम होके 80 हो गई। दूसरी तरफ हम लेबर को तो बढ़ा रहे हैं, एक्स को तो बढ़ा रहे हैं लेबर को, लेकिन कैपिटल को कम कर रहे थे, क्योंकि कैपिटल कम प्रोडक्शन दे रही थी, पूंजी कम उत्पादन दे रही थी, तो वाई कैपिटल को कम कर रहे हैं, कैपिटल को कम कर। अब अगर हम कैपिटल को कम कर दें तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब किसी को बढ़ाते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटती है, जब किसी को कम करते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? जैसे मान लो 10 मशीन थी और एक लेबर था, ये 10 कैपिटल थी, ये एक लेबर था। अब हमने मशीन कम करके 8 कर दी। कितनी कर दी? 8 कर दी, और लेबर उतना ही रखा, एक ही रखेंगे, एक को कम करेंगे एक को वही रखेंगे, है। मशीन हमने 10 से कम करके 8 कर दी और लेबर एक ही रहा। अब जो है उस लेबर को कम मशीन से काम करना पड़ रहा है, कम मशीन से काम करना पड़ रहा है, तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जब वाई कैपिटल कम करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये नियम है, ये लॉ है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। पहले मशीन प्रोडक्शन कर रही थी 30 का, कितने का कर रही थी? अब हमने मशीन कम कर दी तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, 30 से बढ़ के 40 हो गई, और 40 से बढ़ के बढ़ती चली गई। हाँ बेटा, अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाई जो कैपिटल है उसकी बढ़ के 50 हो गई। कितनी हो गई? और प्राइस वही है, जो कैपिटल को पहले दे रहे थे 50, अब भी वही दे रहे हैं। ठीक, अब नई टेबल क्या आ गई? 80-50, 80-50। अब इसका रेशियो निकालो लेबर का। लेबर का प्रोडक्शन है 80 और प्राइस है 80, तो 1। प्रोडक्शन है 80 और प्राइस है। कैपिटल का निकालो, वाई कैपिटल, प्रोडक्शन है 50, वाई प्राइस है 50, तो 1। तो 1 रेशियो 1 हो गया। तो ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो गया, अनुकूलतम संयोग हो गया। जितना प्रोडक्शन हमारा लेबर दे रहा है उतना ही कैपिटल दे रही, दोनों का अनुकूलतम संयोग हो गया। क्या हो गया? तो ये जो अनुकूलतम संयोग आया, कहां से आया? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
प्रतिस्थापन के नियम से। काहे से आया? कैसे प्रतिस्थापन का नियम हुआ? हम लेबर बढ़ाते गए और कैपिटल घटाते गए, एक बढ़ाते गए एक घटा, मतलब सब्स्टिट्यूट करते चले गए, प्रतिस्थापन करते चले, तो अनुकूलतम संयोग मिल गया। यही है प्रतिस्थापन का नियम। प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में नहीं, प्रोडक्शन में, उत्पादन में प्रतिस्थापन का नियम क्या है? लेबर बढ़ाते गए, कैपिटल कम करते गए, और दोनों का जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और उसकी प्राइस का रेशियो है वो बराबर हो गया कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और कैपिटल के प्राइस रेशियो के। यही हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हुआ। क्या हुआ? जो हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, अगर एग्जाम में टाइम हो तो इस एग्जाम्पल को भी डाल देना, और नहीं डालोगी तो कोई हर्जा नहीं है। ये क्वेश्चन अलग है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है अगर क्वेश्चन पूछे, या साधनों का अनुकूलतम संयोग क्या होता है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक, तब इसको लिखना है। बना लो बेटा।